नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सब बढ़िया? तो हाँ, जैसा कि हमने आपको कहा था, मॉडल पेपर आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर करके जाने हैं। तो आज एक नया मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो आ जाइए, चलिए हम साथ मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। ऑलराउंडर बीएसएस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं गौरव व्यास आज आपको एक और मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय वैसे भी बहुत कम है। जैसा कि हमें पता है, पेपर पैटर्न सेक्शन ए से आने वाला है पैसेज को ध्यान से पढ़ के और उसमें से पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब हमें देना है। पैसेज काफी लंबा चौड़ा है। आप पेपर के समय में ध्यान से पढ़ना, स्पीड थोड़ी फास्ट रखना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उस पैसेज में वो लाइन कहां से आ रही है मैं ये आपको बताऊंगा। ओके, चलिए तो अपन अटेम्प्ट करते हैं हमारा पेपर। यस, क्वेश्चन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, हाउ डिड हेलेन केलर बिकम ब्लाइंड एंड डेफ? हेलेन केलर एक नाम है। वो ब्लाइंड और डेफ, अंधी और बहरी किस वजह से हो गई थी? तो अगर मैं पैसेज में आपको लेके जाऊं तो यहां आपको दिख रहा होगा कि हेलेन केलर को क्या था? टेरिबल फीवर एंड हेडेक। आपको दिख रहा होगा, सी हैड ए टेरिबल फीवर एंड हेडेक। डॉक्टर सस्पेक्ट्स ही कॉन्ट्रैक्ट स्कैरेड फीवर एंड मैग्नेटाइजिस। शी सर्वाइव्ड बट शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग। तो उसको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो चलिए अपन आंसर में चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है क्या। देखिए यहां पे तो आंसर के अंदर आपको यहां साफ दिख रहा होगा, सी कॉन्ट्रैक्टेड अ सीरियस इलनेस एज अ चाइल्ड। तो राइट ऑप्शन इज डी, है ना, कि उसको एक बीमारी हो गई थी। आगे बात करते हैं, हु वाज एनी सुलीवन? एनी सुलीवन कौन थी और उसका क्या काम था? ध्यान से देखना, कौन थी जो यहां आया हुआ है। एनी यूज टू अटेंड द स्कूल। एनी स्कूल जाया करती थी। तो स्कूल टीचर जाते हैं, है ना। स्कूल कौन जाते हैं? टीचर जाते हैं। तो यहां देखिए, तो एनी कौन थी? हेलेंस फ्रेंड, हेलेंस टीचर, हेलेंस क्लासमेट और हेलेंस नाइबर। तो नो डाउट स्कूल जाती थी, तो हेलेंस टीचर। आगे बात करते हैं, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मींस सेम एज डिसऑर्डर। ऐसा एक शब्द बताइए जिसका मतलब डिसऑर्डर है। डिसेबिलिटी, चैलेंज, मीनिंगिटीज, ऑब्स्टिकल, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिसेबल, क्योंकि डिसेबिलिटी का मतलब ही होता है डिसऑर्डर। ओके बेटा, डिसेबिलिटी का मतलब होता है डिसऑर्डर। यस, यहां आ जाइए, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल द ब्लैंक्स। आईड लाइक पिज्जा सलाद फॉर लंच। यहां पे डॉट 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 आना चाहिए था। आईड लाइक पिज्जा डैश 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 सलाद फॉर लंच। तो यहां कौन सा कंजक्शन यूज होगा? तो यहां यूज होगा एंड। आईड लाइक पिज्जा एंड सलाद फॉर लंच। आगे चलते हैं, ब्रिटल, चूज द सिमिलर वर्ड। ब्रिटल का सिमिलर वर्ड क्या है? ब्रिटल का सिमिलर वर्ड क्या है? ब्रिटल यानी जो खुरदुरा हो और टूट जाए। ब्रेकेबल, नॉट टफ, नॉट एंड्योरिंग, नॉट क्लैरिफाई, ब्रेकेबल। ब्रिटल मतलब ब्रेकेबल। ओके, ब्रिटल का अर्थ है ब्रेकेबल। नेक्स्ट, चलिए, हमें काफी सारे वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस हमें निकालना है। 12 अंटिल द आई कैन क्लॉक स्ट्राइक स्टे आउट। आप सारे ही बोल के देख लेना, आपको सबसे बेस्ट जो लगेगा वो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ए, आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक 12। आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक 12। 12 बजने से पहले तक मैं बाहर रह सकता हूं, है ना। तो ये इसका राइट आंसर है। हाइडिंग सी द वाज टेबल अंडर। इसको भी आपको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम, सी हाइडिंग वाज द अंडर टेबल, सी वाज हाइडिंग द अंडर टेबल, सी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, द टेबल वाज हाइडिंग। तो राइट आंसर है सी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, सो इट स्टार्टेड रेनिंग, और इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहां पे राइट आंसर है बट, कि मैं पार्क में जाना चाहता था और लेकिन बारिश शुरू हो गई, तो बट आएगा यहां पे, है ना। तो इसका आंसर है बट। आगे चलिए, अ प्लेस वेयर बुक्स आर इशूड एंड रिटर्न आफ्टर रीडिंग इज कॉल्ड। ऐसी जगह पे जहां पे बुक हमें मिलती है और हमें पढ़कर वापस देनी होती है, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टोर और क्लिनिक। तो नो डाउट इसका आंसर होगा लाइब्रेरी। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, हु ईट्स एवरीथिंग। जो सब कुछ खाता हो, मीट, वेज, सब कुछ खाता हो, तो वो कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बी है या पेसिवोरस है? तो नो डाउट ओमनिवोरस है। ओके वो बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चूज द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके प्लूरल वर्ड्स चुनने हैं। फादर इन लॉ को क्या कहें? फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? ये सिंगुलर है, तो हम कह सकते हैं फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ, है ना बेटा? क्या हो सकता है? फादर्स इन लॉ। चूज दी मैस्कुलिन जेंडर, मतलब मेल, मेल जेंडर बताना है। किसका बताना है? गोस का। तो गोस को मेल में ही गोस, गोस ही या बक नहीं कहते हैं, गोस को कहते हैं जेंडर। आगे चलिए, चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी वर्ड ब्रेवरी। ब्रेवरी का अपोजिट क्या है? सोल्जर ब्रेवरी का अपोजिट, अपोजिट नहीं है, ब्रेव होते हैं सोल्जर का। कोवार्डिक्स, ट्रम्फेंट, डिटेस्ट। तो इसका राइट आंसर है क्वार्डिश। इसका मतलब होता है वो थोड़ा सा ब्रेव नहीं है, वो कैसा है? डरपोक है ना। तो ये इसका अपोजिट है। चूज द टाइप ऑफ नाउन अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। चलिए बेटा, अ डांस ग्रुप फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द फाइनल। अ डांस ग्रुप फ्रॉम इंडिया हैज वॉन द फाइनल। तो इसमें कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैं बता देता हूं आपको, इसमें कलेक्टिव नाउन है, डांस ग्रुप की बात कर रहे हैं। आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स भरने हैं। द कंपनी डैश दैट द एम्प्लॉय विल वर्क इन अ टीम। तो अब यहां क्या आना चाहिए? द कंपनी डैश दैट द एम्प्लॉय विल वर्क इन अ टीम। क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? ए कंपनी डिसाइड, a company decide that the employee will work in a team। कंपनी ने डिसाइड किया है। यहां आ जाइए, डैश स्कूल लाइब्रेरी हैज अ बंडल डैश बुक्स। डैश स्कूल लाइब्रेरी हैज अ बंडल डैश बुक्स। अवर ऑफ आएगा, देयर इन आएगा, अवर टू आएगा, देयर और आएगा। देखिए बेटा, अवर स्कूल लाइब्रेरी हैज अ बंडल ऑफ बुक्स, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। डैश रेजिमेंट ऑफ सोल्जर कंप्लीटेड देयर मिशन। डैश रेजिमेंट ऑफ सोल्जर कंप्लीटेड देयर मिशन। तो बताइए, एक कावर्डली एंड हैस्टली, कावर्डली यानी डरपोक होता है, हैस्टली अ सक्सेसफुली रेजिमेंट ऑफ सोल्जर द क्लियरली। तो क्या आएगा? ए और सक्सेसफुली। ए रेजिमेंट, दो वर्ड दे रखे हैं, एन ए द। तो ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर सक्सेसफुली, यहां डैश 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 आएगा और आएगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मिशन, है ना। तो ये है। नेक्स्ट, आई एम डैश देन माई सिस्टर। आई एम टॉल देन माई सिस्टर, आई एम टॉलेस्ट देन माई सिस्टर, आई एम शॉर्ट देन माई सिस्टर, और आई एम टॉलर देन माई सिस्टर। आपके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए था बेटा? आई एम टॉलर देन माई सिस्टर। कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना। आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। वॉजंट इट, इज इट, वाज इट, इजंट इट। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए 19 में? अ कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, फिर इसके आगे क्या आना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए? तो हम पूछ सकते हैं इजंट इट, क्या नहीं है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आप चलिए,
पढ़िए बेटा, राइमिंग वर्ड्स के पेयर आपको चूज करने हैं, टॉप और स्क्रैप, प्ले क्ले, गोट बोट, सीम गेम। तो इसमें राइमिंग वर्ड कौन से हैं, एक जैसे कौन से लग रहे हैं, बोलिए। तो एक सिंपल ही सबसे से LAY सबसे सेम वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, बस एक ही वर्ड डिफरेंस है। तो राइमिंग वर्ड है प्ले एंड क्ले। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। करेक्ट मीनिंग बताओ। बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब बताना है आपको। अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब बताना है आपको। अ बर्ड आई व्यू, तो इसका मतलब क्या है, टॉप व्यू, जनरल व्यू, लोअर व्यू या एक्सटेंडेड व्यू। कभी भी आ जाए अ बर्ड्स आई व्यू तो उसका रियल मीनिंग होता है जनरल व्यू। नेम द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस किस टाइप का है। माई फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय, मेरे पिताजी एक बैंक में एम्प्लॉय है, वर्कर है। बताइए, माई फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपके हिसाब से कौन सा सेंटेंस होना चाहिए बेटा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ये असर्टिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं। द किंग डैश ओवर सेवरल प्रोविंसेस विद द कंट्री, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द किंग डैश ओवर सेवरल प्रोविंसेस विद द कंट्री डैश रेंज नन ऑफ दीज। 23 क्वेश्चन नंबर 23 तो यहां जो वर्ड्स यूज में लेने हैं आपको, वो लेने हैं रिंग्स। आगे चलते हैं। ओहो, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। इंटरव्यू, लगेज, म्यूजिशियन या ऑल ऑफ दीज। देखो इंटरव्यू की स्पेलिंग चेक करते हैं, INTERVIE व्यू, तो इंटरव्यू की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। लगेज की करेक्ट है, म्यूजिशियन की करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चूज द सिनोनियम फॉर द वर्ड सीजेस, है ना। सिनोनियम बताना है सब जिसका मतलब है सीजेस। सिनोनियम, सीज कर देना मतलब रोक देना। तो यहां बिगिन, स्टॉप, ओरिजिनेट, रिजेक्ट, तो रोक देना मतलब स्टॉप, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सीजेस का सिनोनियम स्टॉप। यहां आपका इंग्लिश का पेपर खत्म हो जाता है, 25 क्वेश्चन, है ना। तो चलिए बेटा, अब हम हिंदी का पेपर स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर करेंगे। ये पेपर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। पूरे साल जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को आपको यहाँ पे और शार्प करना है, यहाँ और मेहनत करनी है आपको। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं आपको, फटाफट आंसर्स बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए इस तरफ आ जाइए, आपको अब हिंदी पेपर सॉल्व करना है। हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे। तो अगर आप ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे चोर दिखेगा। चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, है ना। तो मतलब उसने चोरों को कुछ सुनाया, तो इसके घर के पास कौन आए होंगे, चोर आए होंगे। तो इसके घर के पास कौन आए, तेनालीराम के पास चोर, है ना। अगला, तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा। संदूक होना चाहिए था यहां पे, क्या भरा। ध्यान से देखिए, कहीं आपको कहीं संदूक में भरा हुआ कुछ दिख रहा है। इसने क्या लिखा, अपने पास रुपया पैसा और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो, ये उसने कहा, है ना। अपने पास जो कीमती सामान है उसे बड़े संदूक में भर दो। तो आप देखिए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। उसने ऐसा कहा बट भरा नहीं था। रुपए पैसे और कीमती सामान, रुपए पैसे और कीमती सामान, ईंट और पत्थर, बच्चों के कपड़े, खाने पीने का सामान। अब उसने चोरों को सुनाया क्या, रुपए पैसे कीमती सामान भर दो, लेकिन वाकई में उसने क्या भरा पता है, ईंट और पत्थर। सर आपको कैसे पता, मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है बेटा, आप भी आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें ईंट पत्थर भरे, दिख रहा है ना, उसमें ईंट पत्थर भरे। तो ये यहां से इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। तेनालीराम ने रुपए पैसे और कीमती सामान कहां रखा। तेनालीराम ने रुपए पैसे और कीमती सामान कहां रखा, घर में, कुएं में, संदूक में या बगीचे में। देखो कीमती सामान है, बगीचे में रखेगा नहीं,
संदूक में ईंट पत्थर डाले, कुएं में वो डालेगा नहीं, तो घर में ही रखे उसने कीमती सामान। आगे चलते हैं। संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि वो थ्योरी पढ़ने लगेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि चोर पानी निकालने लग गए थे संदूक निकालने के लिए। कुएं में घुस गए, सवेरा होने तक इंतजार करने लगे, कुएं से पानी निकालने लगे, उपयुक्त सभी। तो यहां ऑप्शन है कुएं से पानी निकालने लगे। चोर कुएं से पानी निकालने के लिए कितनी बाल्टी लेकर आए? यस, ये भी आप आराम से वो पढ़ के बता सकते हैं। चोर कुएं से पानी निकालने के लिए कितनी बाल्टी लेके आए? तो वो 2 बाल्टियां लेके आए थे, वो भी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहां से हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है? अ, ई, र, ए। तो ए एक ह्रस्व स्वर है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 1। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। निर्देश, निर्देश। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। देखो तो कौन आया है? रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए, जिसमें ये लिखा हुआ है, देखो तो कौन आया है? प्रश्नवाचक है, पुरुष है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? प्रश्न पूछ रहे हैं, देखो जरा कौन आया है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, पछतावा होना, निर्णय न होना। तो इसका अर्थ होता है नुकसान होना। नीचे दिए गए विकल्पों में उपसर्ग रहित है। अब किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? अलमारी में, अलगर्ज में, अलबत्ता में, अलमस्त में। किसमें उपसर्ग नहीं है बेटा? बताइए। अलमारी, अलगरज, अलबत्ता, अलमस्त। तो यहां पे किस वर्ग में नहीं है? अलमारी में नहीं है, बाकी तीनों में है। अलमारी। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की? संज्ञा और सर्वनाम की या कारक की? तो विशेषण दोनों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की। आगे चलिए। मरण का विपरीतार्थ शब्द है जीवन। जीवन, नरक, जन्म। जीवन 2 बार आ चुका है, जीवन 2 बार आ चुका है, तो मरण शब्द का सही अर्थ है जीवन। आपके ऑप्शन में ये जीवन नहीं आएगा, है ना, कोई और ऑप्शन यहां आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब लगभग इसमें 3 पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा, तो फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा? तो यहां सही अर्थ है तनुजा। देव प्लस आलय में कौन सी संधि है? देव प्लस आलय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो देव प्लस आलय में है दीर्घ संधि बेटा, है ना। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आप एक बार ट्राई करके देखिए, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, पुरुष, सिंह। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ। चिड़िया, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया? कौन सी क्रिया है बताओ बेटा? 16th क्वेश्चन में कौन सी क्रिया है? तो इसमें चिड़िया आसमान में उड़ती है, सकर्मक क्रिया है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पानी का बहुवचन है, पानी का बहुवचन है। देखो, पानी को पानियां नहीं कहेंगे, पानी को पानी ही कहेंगे, भले वो बहु हो या कितना ही हो, है ना। निर्देश, इस वाक्य को विस्मय वाक्य वाचक वाक्य में बदलकर लिखिए। वह बहुत जोर से हंस रहा है। विस्मय वाचक वाक्य में बदलना है आपको, है ना। 19th क्वेश्चन विस्मय वाक्य में बदलना है।
वह बहुत जोर से हंस रहा है, तो क्या होगा? अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है। वह बहुत जोर से क्यों हंस रहा है? वह बहुत जोर से नहीं हंस रहा है। अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए 19th का आंसर, है ना? तो इसका सही आंसर है अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है ना? ये हो गया विस्मयवाचक। इसमें कृतवाचक से संबंधित क्या वाक्य कौन सा है? इसमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आरामशीन से लकड़ी काटी जा रही है, वृद्ध से चला नहीं गया, लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, या भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। इसमें से कौन सा वाक्य है जो कृतवाचक है? कृत्य यानी कर्म, कार्य कर रहे हैं, तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये कृत्यवाचक से संबंधित वाक्य है। निर्देश, निम्नलिखित वाक्यों में काल का भेद बताइए। मैं खाना खा रहा हूं। काल का भेद बताइए। काल का भेद बताइए। मैं खाना खा रहा हूं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, या इनमें से कोई नहीं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वर्तमान काल। शीशम शब्द का लिंग क्या है? कारक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वापस सुनना, शीशम शब्द का लिंग क्या है? कारक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो शीशम शब्द का जो लिंग है वो होता है स्त्रीलिंग। शीशम शब्द का लिंग होता है स्त्रीलिंग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, 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 अन्वेषण। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अन्वेषण। तो इसका ए राइट आंसर है, ये सही से लिखा हुआ है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। निपुण प्लस य नैपुण्य, ईश्वर प्लस य ऐश्वर्य, भगिनी प्लस य भागिनेय, वशिष्ठ प्लस य वैशिष्ट्य। तो बताइए असंगत विकल्प चुनिए, जो सही नहीं है, असंगत विकल्प है। बताइए भगिनी प्लस है भगिनेय, ये असंगत विकल्प यहां पे आता है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? मोहन, आगरा, नदी और गंगा। मोहन, आगरा, नदी और गंगा। मोहन भी नाम है, आगरा नाम है, गंगा नाम है, नदी प्रकार है, तो नदी यहां पर सही उत्तर है। तो यहां हम सॉल्व कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश के पेपर को, जो हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश मीडियम के, 25 ही हिंदी मीडियम के। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स, जो हमारा मेन पोर्शन है। मैथमेटिक्स जो हमारा मेन पोर्शन है, आ जाइए। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 2 डिजिट ऑफ 304 ट्वाइस इज। 302 को यूज करके 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 304 को यूज करके बार बार यूज कर सकते हैं, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे बताइए। सबसे पहले बड़े नंबर लिखिए, तो 2 बार लिख दिए मैंने 4 4, फिर उससे बड़ा 3 3, फिर सबसे छोटा 0, है ना? हर नंबर को 2 बार ही प्रयोग करना है। अब इसमें ऐसा होता कि मैं 4 4 4 4 बार बार लिख देता। हर नंबर को 2 बार प्रयोग करना है, तो 4 को 2 बार प्रयोग करना था, तो सबसे पहले 4 प्रयोग कर लिया, फिर 3 को प्रयोग करना था, फिर 3 प्रयोग कर लिया, फिर 0 प्रयोग कर लिया। ये लो, है ना? तो 4 4 3 3 0। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 अपीयर इन नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक गिनती लिखने पर 3 नंबर कितनी बार आता है ना? तो पहला 3 आता है, फिर आता है 13, फिर आता है 23, फिर आता है 33। ऐसे करके आपको गिनना पड़ेगा कि नंबर कितनी बार आता है। 3, 13, 23, 30, 33, 39, बहुत बार आते हैं 63। तो टोटल जो आते हैं ये आते हैं 20 बार। आप गिन के देख लेना बेटा। काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने निकाल के रखे हैं ताकि आपको सरलता से मैं करवा सकूं, जल्दी करवा सकूं। द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज, ये 2 नंबरों की प्राइम फैक्टर निकालने हैं और इनकी पावर को जोड़ना है। तो 108 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पता है क्या? और 192 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पता है क्या? अगर ये आपको पता होंगे तो उनकी पावर को जोड़ देना और आपका काम
हो जाएगा। तो 108 की प्राइम फैक्टर होती है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और 192 की होती है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 6, 3 की पावर नॉट 2 सॉरी 1, है ना। तो ये इसके मतलब 108 के में आते हैं 2 बार 2 और 2 बार 3, सॉरी 3 बार 3, और 192 में आते हैं 6 बार 2 और 1 बार 3। तो पावर हो गई 2 3 6 1, तो जोड़ दो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ रहा है 6 और 3 9 और 1 10 और 1 12। तो इसका राइट आंसर है डी। आपको इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उनके पावर्स को जोड़ देना है। आगे चलिए। A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A, B, C एक ही समय पर एक सर्कुलर चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। A का चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, B 308 सेकंड में और C 198 सेकंड में। सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। मतलब एक ही समय पर तीनों जने कब मिलेंगे, तीनों अलग अलग भाग रहे हैं, कभी भी ऐसी वैल्यूज आ जाए और उनका एक साथ मिलने का कह दे तो आप निकालना उनका एलसीएम। बेटा क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 252, 308 और 109 का आप निकाल दो एलसीएम। 252, 308 और 192 का आप निकाल दो एलसीएम, और इसका एलसीएम जो आता है वो आता है 2772। क्या आता है 2772 सेकंड। इसको जब मिनट में बदलोगे तो आपके मिनट में आंसर आएगा 46 मिनट और 12 सेकंड। कैसे आएगा, इसको 60 से भाग दे दोगे तो आपके 46 में पूरा भाग चला जाएगा, 12 पीछे बच जाएगा, तो 46 मिनट 12 सेकंड। तो इसका आंसर है 46 मिनट 12 सेकंड। आपने सिर्फ क्या किया, इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। If the average of number if the average of a number it's 75% and its 25% is 240, then number, यदि किसी संख्या उसके 75% तथा 25% का औसत 240 है तो वह संख्या है। अब अपन को दे रखा है कि भाई 75% और 25% का औसत है 240। वापस सुनना, 75% और 25% का औसत 240 है तो वो नंबर क्या है। अब ध्यान से सुनना, 75% कितना हो गया 0.75x प्लस 25% क्या हो गया 0.25x, और इसके नीचे अपन लगाते हैं 2, ये हो गया औसत। 75% का औसत ये, 25% का औसत ये। सर x क्या है, माना लेट जो नंबर है वो x है तो उसका 75% क्या होगा 0.75x, उसका 25% क्या होगा 0.25x। इनका औसत कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड दे दो, बराबर क्या आएगा 240, जो कि हमें क्वेश्चन कह ही रहा है। अब ये 2 यहां डिवाइड में है, वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x बराबर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 2, 240 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देख लेना क्या आंसर आता है इसका, ऑप्शन चेक कर लेना, इसका औसत निकल जाएगा। उसके 75% तथा 25% का औसत नंबर 75%। ओके, तो यहां पे नंबर भी है साथ में, यहां पे साथ में नंबर भी है। वापस समझिए बेटा ये क्वेश्चन, मिस रीडिंग होते ही आपका आंसर कट जाएगा, है ना बेटा। मिस रीडिंग होते ही आपका आंसर कट जाएगा। वापस समझिए बेटा ये क्वेश्चन,
यहां 3 नंबर का औसत निकालना है, ना कि 2 नंबर खुद, फिर उसका 75% और फिर 25%। नंबर खुद हो गया x, उसका 75% हो गया 0.75x और उसका 25% हो गया 0.25x। औसत निकालना है तो इसको 3 से भाग देना पड़ेगा और मान बराबर आ गया 240। ये ऊपर वाली संख्या जुड़ के बन जाएगी 2x बराबर 240 गुणा 3। x बराबर आ जाएगी 240 गुणा 3 बट्टे 2। 2 से ये 120 बार जाएगा और 12 और 3 की मल्टीप्लाई 360 आएगी। तो इसका उत्तर होगा 360। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलिए। In a college election, a candidate secured 62% of the total votes. एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का 62% वोट मिला और वह 144 वोटों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। डाले गए कुल वोटों की संख्या बताइए, है ना। तो उसको वोट कितने मिले हैं, आपको डाले गए वोटों की संख्या बतानी है। कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का 62% वोट मिला है। अब कुल जितने वोट डाले ना उसका 62% ही उसको मिला है और वह 144 वोटों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। डाले गए कुल वोटों की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे बच्चों, दिमाग लगाओ। 31 क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो कुल वोट होते हैं 100%, है ना। कुल वोट कितने होते हैं बेटा, 100%। 100% कुल वोट होते हैं, उसमें से 62% वोट इसको मिला है ना। तो सामने वाले को कितना मिला है, 38%। सामने वाले को कितना मिला है, 38%। कुल वोटों का 38%। और वह 144 वोटों से बहुमत से निर्वाचित हुआ है, मतलब उसके वोट क्या हुए हैं, 144 ज्यादा आए हैं। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं 62% ऑफ कुल वोट, 62% ऑफ कुल वोट x बराबर 38% ऑफ कुल वोट x प्लस 144, क्योंकि ज्यादा है ना, इसको इससे जो आ रहा है उससे 144 ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए यहां 144 ऐड कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.62x बराबर 0.38x प्लस 144। 38x यहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 38x यहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0.62x माइनस 0.38x बराबर 144। जो भी आंसर आएगा वो x यही रहेगा और वैल्यू इसके 144 के डिवाइड में चली जाएगी। इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 600 वोट्स। कितना आने वाला है, 600 वोट्स। मैं आपको करके बताऊं क्या, 62 माइनस 38 कितना होता है बेटा, 24.24। पॉइंट हटाया, यहां 2 जीरो लगाए, 144 डिवाइडेड बाय 24। डिवाइड कितनी बार जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 6 करो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 12 और 14, 6 बार जाएगा ये डिवाइड। तो 600 आ रहा है आंसर। तो इसका राइट आंसर है ए, 600। तो ऐसे इक्वेशंस आपको बनाने आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Sahil scored 95 marks out of 150 in science and he scored 180 marks out of 250 marks in maths. His percentage of marks in both the subject together is, तो उसके टुगेदर कितने मार्क्स है। नो डाउट परसेंटेज कैसे निकलते हैं, ऑब्टेन मार्क्स जो नंबर हमें मिले हैं बटे कुल नंबर, कुल मार्क्स। अब ऑब्टेन किसको हुए हैं, 150 उसको साइंस में आए हैं, है ना। सॉरी 95 उसको साइंस में आए हैं 150 में से, और 180 उसको मैथ्स में आए हैं 250 में से। तो टोटल मार्क्स कितना है, 250 और 150 ओवरऑल है टोटल मार्क्स है 400, और उसको आए कितने हैं 180 और 95। तो ये आए हैं इसको 275 मार्क्स। तो 275 को 400 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 4 का डिवाइड दे दो बस।
4 का डिवाइड जाएगा कितनी बार? 6 बार। हाँ 6 बार जाएगा और फिर 4 2 8। मेरे हिसाब से 62.225% इसके बने हैं। आप डिवाइड देख लेना, देखे 275 डिवाइड 4 कैरी 3 और 5। हाँ ज्यादा आएगा, ज्यादा 8 बार जाएगा, तो 68 वाला करेक्ट आंसर है इसका, ये नहीं है। 68.75%। नेक्स्ट चलिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। 16 माइनस 4 भाग 2, 6 माइनस 8 ऑफ 1/2। ऑफ मतलब होता है गुणा, ऑफ मतलब होता है गुणा। आपको लगाना है यहां बोर्ड मास कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो 16 माइनस 4 भाग 2, ये ब्रैकेट 6 ब्रैकेट माइनस 8 इंटू 2 होगा 4, ये वापस ब्रैकेट वापस ब्रैकेट। 16 माइनस 4 भाग 2, 16 माइनस 4 भाग 2, 4 भाग 2, 6 में से 4 गए इंटू 2, है ना। तो पहले डिवाइड करना चाहिए। 4 भाग 2 होता है 2 और 2 इंटू 2 होता है 4, क्योंकि डी हमें कहता है पहले डिवाइड करो, और उस 4 को 6 से माइनस करने पे आता है 12। तो इसका राइट आंसर होगा 12। सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आंसर निकाल पाएंगे। तो 12 यहां पे करेक्ट आंसर है। आगे चलिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 75 अ मैन सफर्ड 4% लॉस। एक आर्टिकल था, एक आइटम था जिसको 4% लॉस पर उसने बेचा। एट वॉट अमाउंट शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20%? 20% प्रॉफिट होने के लिए कितने में उसको गेन करना पड़ता? देखो सीधी सी बात है कि उसने 75% में अगर बेच के 4% लॉस खाया है, तो उसका जो अमाउंट आया होगा, तो लेट एक्स अगर उसका अमाउंट है ना, तो उसने 4% लॉस खाया, तो x माइनस 0.4x बराबर 75, है ना। x माइनस 0.4x बराबर 75। क्यों? क्योंकि मैंने जो रियल उसकी वैल्यू थी उसमें से 4% घटा दिया, तो वो 75 में बिका, है ना, तभी तो 4% लॉस हुआ। तो x माइनस 0.4x कितना होता है? 0.04x, सॉरी 0.04x। तो ये होता है 0.96x इज इक्वल टू 75। x इज इक्वल टू 75 अपॉन 0.96, पॉइंट हटेगा 0 लगेंगे, तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे कितनी आनी चाहिए? x की वैल्यू देख लेते हैं, मैंने लिख रखी है, ये आएगी 78.125, 78.125। ये तो भाई उसकी प्राइस उसको घर में पड़ी है। अब 20% प्रॉफिट कैसे होगा? तो 78.125 का 20% निकाल लो इंटू 20%, तो 20% कितना होता है? 20/100, यानी कि 1/5। इसमें 5 का डिवाइड दे दो, इसमें 5 का डिवाइड दे दो। जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है, मान लो 12 आई, है ना, उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 93.75 इसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। इन द इक्वेशन 3.1x प्लस वाई बराबर 11 माइनस 1.3 माइनस 2.42 द सम ऑफ x एंड y इज। तो हमें x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 11 माइनस 1.3 माइनस 2.42। अब ये यहां प्लस में है तो उधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3.1। तो इन सारों को ऐड करना है और 11 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस वाई बराबर 11, इन सबको जोड़ दो, कि जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 और 4 7 और 8, ये 2 पड़ा ही है, पॉइंट 1 2 और 3 3 और 2 5 5 और 1 6, तो 6.2। तो 11 माइनस 6.82 x प्लस वाई जो आपके आएगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा। 11 में से 6 गया, कितना बचा पीछे? 11 में से 6 जाता है तो पीछे बचता है 5। अब 5 में से 8.2 और माइनस करो तो आता है 4.18, 4.18 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है 4.18। ओके बेटा,
चलिए आगे चलते हैं। इन अ क्लास द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 153 सेंटीमीटर। एक क्लास है जिसके अंदर जो बच्चों की हाइट है वो है कितनी है? द हाइट 6 153 सेंटीमीटर 147। ये लिख रखा है, एवरेज निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है एवरेज निकालना। 153 को जोड़ दो 147 से, जोड़ दो 161 से, जोड़ दो 159 से, जोड़ दो 145 से, जोड़ दो 156 से। 6 बच्चे हैं और इसको 6 से ही डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको नहीं कराऊंगा ये, जितनी भी कैलकुलेशन है आपको अपने हाथ से सॉल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, नहीं तो आप याद करके ही चले जाएंगे। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 24। 9 नंबर का एवरेज है 24। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 23 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 इज 26, देन द फिफ्थ नंबर इज। देखिए यहां पे 9 नंबर है ना? 9 नंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, एच और आई। इसका एवरेज है 24। इसका एवरेज क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। फर्स्ट 5 नंबर का है एवरेज, ए बी सी डी ई का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 23। और लास्ट 5 ई एफ जी एच आई का एवरेज आ रहा है 26। तो फिफ्थ नंबर इज, तो 1 2 3 4, पांचवा नंबर क्या होगा? ई क्या होगा? ये आपसे पूछा है, तो बताइए, कोई बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। सीधी सी बात है, 9 नंबर है, हर नंबर चॉइस है, हर नंबर की वैल्यू एवरेज चॉइस आई है, मतलब हर नंबर चॉइस है। तो 9 नंबर का सम कितना हो जाएगा? 9 इंटू 24। ये तो आ गया पूरे नंबरों का सम। अब अंदर वाले नंबर में से हमने 9 नंबर थे, फर्स्ट 5 ये थे और लास्ट 5 26 थे। तो फर्स्ट 5 के सम क्या आ जाएगा? फर्स्ट 5 का सम आ जाएगा 5 इंटू 23। फर्स्ट 5 और लास्ट 5 का क्या आ जाएगा? लास्ट 5 का आ जाएगा 5 इंटू 26। तो जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो अपने आंसर्स आने चाहिए। 9 मल्टीप्लाई 24 जब अपन ने किया, सारे ही नंबरों के एवरेज निकाले, तो जो हमारा एवरेज निकल के आया 9 इंटू ये करके कितना आया बेटा? ये आता है 216। 216। 5 मल्टीप्लाई 23, 5 मल्टीप्लाई 23 कितना आता है? 115। और लास्ट 5 मल्टीप्लाई 26 कितना आता है? 130। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि दोनों नंबरों से एक नंबर को माइनस करना है ना? दोनों नंबरों को एक नंबर से माइनस करना है। कैसे? 115 प्लस 130। अब ये 10 नंबर हो गए, देखो ये 5 और ये 5, और यहां सिर्फ नंबर कितने हैं? 9। तो एक नंबर मिसिंग है, उसका कैसे पता चलेगा? इन 5 का सम, इन 5 का सम माइनस इन 9 का सम। ये आ गया लास्ट का। मान लो कि हम 10 भाई थे, हमारे पास सबके पास कुछ पैसे थे, और हम में से 9 भाइयों के पास 100 रुपए थे, और टोटल रुपए हमारे पास थे 110। तो बताओ 10वें भाई के पास कितने होंगे? सर 10 रुपए ही होंगे, है ना? अब ये 5 के ये हो गए नंबर, माइनस ये 9 जनों के हो गए एवरेज। तो 216 से माइनस कर दो, 29 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है डी। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मिसिंग नंबर बताइए। क्या बता सकते हैं बेटा? 38 मिसिंग नंबर बताइए, बताइए, चलिए। बताइए। यहां से यहां डिफरेंस है 7, यहां से यहां डिफरेंस कितना है पता है? 33 और 40 में, 33 और 40 में डिफरेंस है 7। 40 और 47 में डिफरेंस है 7। तो यहां भी डिफरेंस करना है 7। तो आंसर होगा 26। 19 में 7 जोड़ दो तो आपके आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following angle
कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। निम्न में से कौन सा कोण एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण नहीं है? देखिए, बाह्य कोण क्या होते हैं? जिसकी 360 में पूरी भाग जाती है, 30 की पूरी पूरी डिवाइड जाती है, 360 में से 36 की पूरी पूरी डिवाइड जाती है, 360 में 45 की पूरी पूरी डिवाइड जाती है, लेकिन 360 में 50 की डिवाइड पूरी पूरी जाती नहीं है। तो दिस वन इज आंसर, कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, बाह्य भुजा का कोण नहीं है। आगे चलते हैं। The numerator of fraction is 4 less than its denominator. If the numerator is decreased by 2 and the denominator increased by 1, then the denominator become 8 times the numerator. Find the fraction. अब देखो, ये बड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। एक भिन्न है, मैं चलो वो ले लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। ये स्क्रीनशॉट आ गया है, ध्यान से देखिए बेटा। एक इक्वेशन बन गई ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। एक न्यूमरेटर है, सॉरी, यहां लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर जो है वो फ्रैक्शन का, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, 4 लेस देन है डिनोमिनेटर के। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। किसी भिन्न का अंश उसके अर्थ से 4 कम है। यदि अंश में 2 की कमी कर दी जाए तथा हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए बेटा, मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो आ गया x, डिनोमिनेटर जो आया है उसको मैंने मान लिया y। तो पहली बात के आधार पर न्यूमरेटर जो है वो 4 कम है डिनोमिनेटर के, तो मैं लिख सकता हूं क्या, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4, कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 घटाऊंगा तो मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा। ये तो बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x बराबर y माइनस 4 आ गया, या x प्लस 4 बराबर y भी मैं लिख सकता था। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 कम कर दूं, डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को ये लो मैंने 2 कम कर दिया, x माइनस 2 कर दिया, इक्वल टू, सॉरी न्यूमरेटर को ही करना है ना, हाँ सीधा ही कम नहीं करना है। अगर न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम्स। अगर मैं न्यूमरेटर को, जैसे कि x को x माइनस 2 बराबर, अगर मैं x को, न्यूमरेटर को 2 से माइनस कर दूं और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दूं, y प्लस 1, तो क्या होगा, कौन 8 गुना हो जाएगा, अंश 8 गुना हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम्स, तो गुणा किसको करनी चाहिए, न्यूमरेटर को। तो यहां x माइनस 2 गुणा 8, तो मैं लिख सकता हूं, इक्वेशन बन चुकी है y प्लस 1 बराबर 8 x माइनस 2। क्या y को मैं x प्लस y बराबर x प्लस 4 लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो, x प्लस 4 आ गया इस इक्वेशन से, फर्स्ट थे वो यहां लिख दो। तो x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 8x माइनस 16। x वहां जाने दो, 16 यहां आने दो, तो 8x माइनस x, ये प्लस का है वहां जाके माइनस मैंने उतारा यहां है, इक्वल टू ये माइनस का 16 यहां के प्लस का 16 प्लस 4 प्लस 1, 8x में से 1x गया तो आंसर आया 7x इक्वल्स टू 21। x इक्वल्स टू आया 21 अपॉन 7, x इक्वल्स टू आया 3। तो x मैंने किसको माना था, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरे आ गया 3, डिनोमिनेटर है y, जो कि x बराबर क्या है, y माइनस 4 है। x बराबर क्या है, y माइनस, या y बराबर क्या है, x प्लस 4 है। तो y बराबर x प्लस 4, y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर आ गया 7। तो x को ऊपर लिखते हैं, y को नीचे लिखते हैं, तो 3/7 इज राइट आंसर। ओके बेटा, तो इसका ये राइट आंसर हो चुका है। चलिए अपन अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट 1643 इन द रोमन न्यूमरल्स। ये बेटा आप खुद से करेंगे,
ये आप खुद से करेंगे, दिमाग लगाइए कौन सा होना चाहिए था। मैं एक बार हट जाता हूं, दिमाग लगाइए कौन सा होना चाहिए था बेटा, दिमाग लगाइए। 41 क्वेश्चन, तो 3 है यहां पे, देखो ये पड़ा 3, 40 आ रहा है, एक्सेल आएगा, 600 है, डीसी आएगा, एम आएगा, 1000 है। तो सीधी सी बात यहां पे मुझे नजर आ रही है, सही ऑप्शन है डी, एम डी सी एक्स एल 3। If 15 men can do a piece of work in 20 days, then in how many days can 25 men finish the same work? सोचिए, दिमाग लगाइए, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? सोच के बताइए बेटा, अगर 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी सेम वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आंसर निकाल के बताइए बेटा, चलिए चलिए। 15 आदमी 20 दिन काम करते हैं, तो 15 इंटू 20 कर लो, कितने आदमियों का काम हुआ? 300 आदमियों का। अब क्या करना है, अब क्या करना है, 25 आदमी हैं, सेम वर्क है, तो कितने दिन लगेंगे? तो 300 दिन, 300 बट्टे 25 कर लो, है ना, क्योंकि पहले 20 दिन थे हमारे पास, तो 15 आदमियों ने काम किया, मतलब 300 हाजिरियां भरी पूरी। कितनी हाजिरी भरी? 300। तो अब हाजिरियां कितनी लगेगी? अगर हर दिन 25 आदमी काम कर रहे हैं, तो 300 डिवाइड कर दो 25 के, आंसर कितना आता है? 25 1 जा 25 और 25 2 जा 15, तो 12 डेज। तो सेम वर्क हो जाएगा 12 दिनों में। यानी आप लिख सकते हैं सर 15 इंटू 20 भी 300 होता है, और 12 इंटू 25 भी क्या होता है? 300 होता है। तो बराबर काम करना है, तो इस प्रकार से करना होगा। आगे चलते हैं, होप आप समझ गए होंगे, ट्रिक से ही करना पड़ता है बेटा। चलिए, ए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 मीटर इज, एक हेक्सागन है, हेक्सागन की 6 भुजाएं होती है, उसका पैरामीटर बताना है। 2 मीटर है, तो 1 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, हेक्सा मतलब 6, तो 6 साइड है उसकी, तो पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड और ये छठी साइड। बताओ कितना होना चाहिए? 2 2 2 6 बार करेंगे तो कितना आना चाहिए बताइए? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मीटर। आगे चलिए, अ कारपेंटर बॉट 6 चेयर फॉर 90 ईच, ही स्पेंड 10 ऑन ईच चेयर फॉर पेंटिंग, ही देन सोल्ड ऑल द 6 चेयर फॉर 795, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। एक कारपेंटर था, उसने चेयर खरीदी, 6 खरीदी, 90 रुपए की एक थी, तो टोटल कितने दिए उसने? 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? कितना होता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 6 सारी चेयर। ही स्पेंड 10 ऑन ईच चेयर, 10 और रुपए सारी चेयर पे उसने लगाए, तो हर चेयर 100 रुपए की पड़ी, 100 इंटू 6, तो सारी चेयर उसको 600 रुपए की पड़ गई। 90 में खरीदी, 10 रुपए लगाए, मतलब एक चेयर पे 100 रुपए स्पेंड किए, 6 चेयर पे कितने किए? 600 रुपए। अब जब उसने सेल की चेयर, तो सेल कितने में की? 795 में, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए आए उसके पास? तो 795 माइनस 600, तो उसके पास आए 195। अब 195 का परसेंटेज निकालना है बेटा, 195 का परसेंटेज निकालना है। 195 अपॉन टोटल है 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटेगा, 195 में 6 का डिवाइड दे देना, परसेंटेज आ जाएगा। राइट आंसर बताऊं अगर इसका, राइट आंसर अगर इसका मैं बताऊं तो 25% आता है, 25% प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर लॉन, लॉन मतलब समझते हो गार्डन, अ रेक्टेंगुलर लॉन मेजर 40 मीटर बाय 30 मीटर, इट हैज 2 roads of 2 meter width running in the middle, one parallel to length and the other parallel to breadth। ध्यान से सुनना, एक आयताकार लॉन है, ये आयताकार लॉन है, 40 गुणा 30 है, 40 मीटर और 30 मीटर है। इसके बीच में 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, ये 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, ये पहली 2 मीटर चौड़ी है, ये इधर से 2 मीटर है चौड़ी, और जिसमें से एक लंबाई के समांतर है और दूसरी चौड़ाई के, और एक 2 मीटर चौड़ी ऐसे है ना। सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, सड़क का लंबाई हो गई 2 मीटर और चौड़ाई होगी 2 और लंबाई हो गई 40,
तो सबसे पहली सड़क 2 इंटू 40 बराबर 80, और दूसरी भी चौड़ाई हो गई 2 और लंबाई हो गई 30, तो 2 इंटू 30 बराबर 60। 80 और 60 को ऐड कर दो तो आएगा 140 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर, है ना, 140 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, ये एरिया बार बार काउंट हो, 2 बार काउंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये 2/2 का एरिया इसमें से माइनस करना है। तो 140 माइनस 4 कर दो तो एक्चुअल 136 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। क्योंकि ये एरिया आप 2 बार नहीं गिन सकते, ये एक बार ही आएगा, या इसके साथ या इसके साथ, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो 136 इसका राइट आंसर है, 136 मीटर स्क्वायर। चलिए, A man borrowed 4500 at 12 पैसे फॉर एवरी रुपी पर एनम। एक व्यक्ति ने 12 पैसे प्रति रुपए वार्षिक की दर से 4500 रुपए उधार लिए, है ना। 1 रुपए अगर वो लिया है तो उसको 12 पैसे हर साल देने हैं, ठीक है। उसने टोटल 4500 रुपए उधार लिए हैं। 3 वर्षों के बाद उसने 4000 रुपए और एक घड़ी लौटा दी। घड़ी का मूल्य है, अब घड़ी का मूल्य क्या है, मतलब 4000 के एक्स्ट्रा उसने घड़ी दे दी, तो बताओ घड़ी का मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, पैसे उसने कितने लिए हैं, 4500, इंटू इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 12 पैसे। 12 पैसे कितना होता है, 12/100, 0.12। कितने साल, 1 साल के लिए 0.12 है, तो 3 साल के लिए इंटू 3 कर दो। तो जैसे ही आप 4500 इंटू 0.12 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1620 रुपए। तो इसको 1620 रुपए देने हैं, ठीक है, 1620 रुपए उसको देने हैं। अब आगे बात करते हैं, टोटल रुपए कितने हो गए, 4500 तो हो गए, ये अमाउंट प्लस 1620 एक्स्ट्रा में देने हैं। जो ब्याज है, मैंने ब्याज निकाला है अमाउंट पे 0.12 इंटू 3 साल, 1620 उसको 3 साल में देने हैं। तो ऑल ओवर अमाउंट हो गया 6120। 6120 में से 4000 उसने दे दिए, तो पीछे कितने बचे, पीछे 2120 रुपए, पीछे बचे 2120 रुपए। तो ये इसका राइट आंसर है, 2120। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 11y बराबर 7z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो बराबर, है ना। x रेशियो y रेशियो बराबर आपको निकालना है। तो देखिए बेटा कैसे निकालते हैं आप। इनकम है उसकी 5, उसमें से 3 बचाता है तो 2 खर्च करता है। इनकम का 2 भाग, दूसरा भाग वो खर्च कर रहा है ना। अब आपको ये दूसरा भाग निकालना है। दूसरा भाग कैसे निकलेगा, खर्च कर रहा है दूसरा भाग, टोटल आ रही है 5, इंटू कर दो 100 के, ये निकल जाएगा खर्च करने वाला परसेंटेज। 5 20 इंटू 2, तो वो अपनी 40% इनकम खर्च कर रहा है। कितनी, 40% इनकम, 40% इनकम खर्च कर रहा है, यहां ऑप्शन नहीं है। स्पेंट बाय हिम इज 40%, क्योंकि 3 तो वो बचा रहा है, मतलब 60% वो बचा रहा है और 40% वो खर्च कर रहा है। आगे चलिए। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 45.5. If one new number is included to the previous number, then the new average become 47. The new number is, ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत आ रहा है 45.5, तो वो संख्या क्या हो गई बेटा, संख्या क्या हो गई, 45.5। 6 संख्याओं का औसत आ रहा है 45.5, तो वो संख्या क्या हो गई, वो संख्या क्या हो गई, 45.5 इंटू 6 हो गई, ठीक है। 45.5 इंटू 6 कितनी आती है, 273। अब ये कह रहा है कि इस 273 में कोई ऐसा संख्या जोड़ी गई है कि नया औसत आ जाए 47, तो 6 इंटू 47 करके भी देख लो। 6 इंटू 47 करेंगे तो आपके आ जाएगा 329, है ना।
अपने को अगर 47 औसत करना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 329 को कर दो माइनस 273 से, तो आपको जो नंबर आंसर में आए वो नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आंसर में आ रहा है 56, तो अगर आप 273 में 56 जोड़ देंगे तो ये औसत 45.5 से बदल के 47 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 56, राइट आंसर है 56। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x रेशियो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5:3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं साफ सी मुझे लिखना क्या पड़ेगा, x प्लस 1/x अपॉन x माइनस 1/x बराबर 5/3। इसको मैं ले लेता हूं स्क्रीनशॉट में, इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं स्क्रीनशॉट में, अभी ले लेते हैं इसको। ये आ गया स्क्रीनशॉट, है ना, ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, ओके कर दिया है मैंने न्यू पेज ऐड नहीं किया था, न्यू पेज ऐड मुझे करना था, स्क्रीनशॉट वापस लेना पड़ेगा। ये न्यू पेज ऐड करने के बाद का स्क्रीनशॉट है। चलिए, तो रेशियो को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार, x प्लस 1/x अपॉन x माइनस 1/x बराबर 5/3। इसको अगर सॉल्व करूं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 5/3। ये रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यूज, तो अब इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x मल्टीप्लाई x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5/3। x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आएगा 5/3। ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3, सॉरी 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी माइनस 5x स्क्वायर यहीं पड़ा रहने दो, 3x वहां भेज दो, माइनस 5 को यहां भेज दो, तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस, ये 3x वहां जाते माइनस में हो गया, 3x स्क्वायर बराबर 5 माइनस में, यहाँ के प्लस में 3 पड़ा ही था, 5 आ गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8, x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8/2, x स्क्वायर बराबर आएगा 4, x बराबर आएगा √4, और √4 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 2, तो अपने ऑप्शन में प्लस माइनस 2 है, तो 50 का आंसर होगा प्लस माइनस 2। ओके बेटा, तो ये हो गया 50 का आंसर। आगे चलते हैं, ABC 52 आंसर, ABC is an isosceles triangle such that AB बराबर AC and AD is the median to the base BC with angle ABC 35 डिग्री, then BAD is, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AD आधार BC की मध्यिका है जिसमें ABC 35 डिग्री है। तब अब बताओ बेटा, कॉपी अगर आपके पास है, अगर आप कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे। मैं पानी की बोतल भर ला रहा हूं, सॉल्व करो बेटा फटाफट। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है और AD आधार BC की मध्यिका है जिसमें ABC 35 डिग्री है, तब BAD क्या होगा, तो ध्यान से सुन लो। एक ट्राइंगल ABC में 3 एंगल होंगे, 3 एंगल कौन कौन से होंगे बेटा, अरे एंगल A, एंगल B और एंगल C, और इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल B अपन को 35 डिग्री दे रखा है, एंगल A पूछा है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB AC के बराबर है, तो C भी 35 ही होगा। तो ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAD बराबर 180 डिग्री। ये भी 35 होगा और ये भी 35 ही होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 35 35 70 और जब 180 माइनस 70 होगा तो पीछे बचेगा 110। इसका आंसर है डी 110। आगे चलिए,
53 नंबर क्वेश्चन, चलिए करिए। 53, ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी सी मिल अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी? ए अलग से 10 दिन में करता है, बी अलग से 12, सी अलग से 15। तो अगर एक साथ करे तो कितने में कर लेंगे? बताओ बताओ बताओ। ए करता है, पेन ले लेता हूं, ए करता है काम, टोटल काम कितना है देखो, 10 दिन में परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं। एक दिन में ये ए कितना काम कर रहा है? 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, मतलब एक दिन में काम कर रहा है वो 1/10 दिन का काम। बी कितना कर रहा है? 1/12 एक दिन का काम। और सी कितने कर रहा है? 1/15 एक दिन का काम। ये एक एक दिन का काम है ए, बी और सी का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करे तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तो ये साथ में मिलकर कितना काम कर सकते हैं? यहां आ जाएगा 60 एलसीएम, यहां आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4, कितना आंसर आया? 15/60। तो एक दिन में इनका काम क्या हो गया? 15/60। अगर इसको हम कट करें तो 1/4, मतलब टोटल कितने दिन चाहिए? टोटल दिन मैंने नीचे लिखे थे ना, 10 दिन इसके टोटल थे, 12 दिन इसके टोटल थे, 15 दिन इसके टोटल थे, तो चारों तीनों का मिला के टोटल कितने आ रहे हैं? 4। तो इनको 4 डेज काफी होंगे। आगे चलो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 6 ईयर इज 9/25। टाइम ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 गुणा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा, इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कह रहा है ना पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अगर मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें T टाइम पीरियड है जो हमें दे रखा है 6 ईयर्स, है ना। एक बार का तो इसने ये भी बता दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 9.25 गुना है ब्याज का, प्रिंसिपल का 9.25 गुना है। तो मैं लिख सकता हूं 9/25 इंटू पी बराबर P इंटू आर इंटू टी, 6 साल दिया हुआ है, बट्टे 100। P से P कैंसल आउट हो गया। R यहां पे क्या है? R है यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछी हुई है, तो मुझे R ही निकालना है। तो R बराबर आ जाएगा 9 इंटू 100/25 इंटू 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 9 इंटू 100/25 इंटू 6, तो मेरा उत्तर जो आने वाला है 25 चौके 6, 4 2 जा 3 जा 3 3 जा 3 to 6, तो 6% इंटरेस्ट आएगा। तो ये इस फॉर्मूले से होगा, इस इक्वेशन से होगा, और इसका आंसर होगा 6%। आगे चलिए। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट को 35% मार्क्स मिले हैं एग्जाम पास करने में, मार्क्स लाने हैं। इफ ही गेट 200 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, और उसको 200 नंबर आए हैं और वो कितने नंबरों से फेल हो चुका है? 10 नंबरों से। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो सीधी सी बात है, मानना मैक्सिमम मार्क्स बराबर x है ना, तो 33% ऑफ x क्या होगा? 33% ऑफ x, 33%, तो 0.33x बराबर होगा 200 प्लस 10, क्योंकि 200 तो उसको आए हैं और वो 10 से फेल हुआ है, मतलब 10 आ जाते तो पास हो जाता। तो 0.33x बराबर है 300, x बराबर है 300/0.33। पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 0 लगेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। 33 में इसका डिवाइड देना पड़ेगा। 33 है, 35 है, 35 है, तो यहां 35x आएगा,
यहाँ 35 आएगा, यहाँ 35 आएगा। तो 35 का डिवाइड देके देखिए, 35 का डिवाइड देके देखिए क्या आ रहा है। एक अलग तरीका बता देता हूं मैं, अलग तरीका भी बता देता हूं, है ना, एक अलग तरीका भी बता देता हूं। अलग तरीका कैसे है कि स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स चाहिए 210, पास मार्क्स कितने चाहिए 210, ठीक है। अब वो 210 कितने परसेंट है 35%। 210 मार्क्स कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 35 को, तो 210 बट्टे 35 इंटू 100, ये मेरे आगे टोटल मार्क्स 100% मार्क्स आ गए इस फॉर्मूले से। तो इसको 2100 अपॉन 35, 2100 अपॉन 35, तो हो सकता है 600 और कोई नंबर के करीब आए, 600 मार्क्स आए, 600 मार्क्स आए। हमको x निकालना है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है तो 35% बराबर क्या आ गया 210, 35% आ गया 210। हमें अब 100% निकालना है, तो 0.35x बराबर आ गया 210, तो x बराबर होगा 210 अपॉन 0.35, पॉइंट हटेगा गुणा में 100 आएगा, सीधी सी बात है। तो 210 गुणा 100 बटे 35, है ना। किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, इसने कहा है कि 3/4 ऑफ n नंबर 7 ज्यादा है 1/6 ऑफ n के, तो मैं लिख सकता हूं 3/4 n इज इक्वल्स टू 1/6 n प्लस 7, 1/6 n नंबर के साथ ज्यादा है। अब ये प्लस में है, यहाँ के माइनस में आ जाएगा, तो 3n/4 माइनस n/6 इक्वल्स टू 7। हम यहाँ का एलसीएम लेंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू मान लो आ गई 12, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके, n की वैल्यू आ गई मान लो 12। तो अब n का क्या निकालना है 5/3 निकालना है, तो 5/3 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, कितना आएगा 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20, तो इसका आंसर आएगा 5/3 इज 20। चलिए आगे चलते हैं, मैं अब आपको तरीके बताऊंगा सारे। देखिए ये कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, तो रूट में पहले तो है 0.081, इसको लिखा जा सकता है 81/1000, ठीक है। दूसरा है 0.484, इसको लिखा जा सकता है 484/1000। तीसरा है 0.0064, इसको लिखा जा सकता है 64/10,000, 4 जीरो। और 6.25 इसको लिखा जा सकता है 625/100। अब इन सारों का रूट निकाल लो, 64 का, 625 का और 100 का, इन सारों का रूट निकाल लो और चेक करो कि रूट कितना आ रहा है। आप चेक करो कि इन सभी नंबर्स का रूट कितना आ रहा है, जिससे कि आपका जो फाइनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। 81/1000 है ना। इसको लिखा जा सकता है 9/√10√10। 484 का किसका रूट होता है 22 का, तो इसको लिख सकता जा सकता है 22√10√10। तो यहां आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका ऊपर लिखा जा सकता है 9/10√10 मल्टीप्लाई 22/10√10 अपॉन 64 का आता है 8/100 मल्टीप्लाई 25/10। अब आप पूरे को सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे करते हैं 60 क्वेश्चन। आउट ऑफ द टू नंबर्स 48% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मान लो दो नंबर है x और y, दो नंबर है x और y, तो 0.60% ऑफ x क्या होगा 0.4x बराबर 0.6y। इफ सम ऑफ नंबर इज
150, x प्लस वाई बराबर है 150। तो सीधी सी बात है x बराबर क्या आ जाएगा 0.4 6 बट्टे 0.4 वाई, और इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, है ना। तो 6/4 वाई प्लस वाई बराबर 150, एलसीएम आ जाएगा 4 का, वहां गुणा में चले जाएगा, 6 और 4 10 वाई बराबर 15 इंटू 4 कितना होता है 600, वाई बराबर आ जाएगा 60, वाई जैसे ही 60 आएगा, 60 यहां से माइनस आते ही एक्स आ जाएगा 90। तो ग्रेटर नंबर 90 होगा, 90 होगा। ग्रेटर नंबर क्या होगा 90, करके देख लेना। अ ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 15 सेकेंड, एक ट्रेन है जो 15 सेकेंड में पोल को क्रॉस करती है। एंड प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 25 सेकेंड, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज, तो लेंथ क्या होगी, ये ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 15 सेकेंड एंड प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 25 सेकेंड, तो लेंथ क्या होगी, यहां पे स्पीड और वो दोनों यूज करनी पड़ेगी। मान लो लेंथ है l और स्पीड है ट्रेन की v, है ना, लेंथ है l और स्पीड है v, तो v बराबर क्या होता है लंबाई अपॉन लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना सेकंड लगा 50 सेकंड लगा उसको लेंथ क्रॉस करने में, क्रॉसिंग अ पोल, और पूरा पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो एक दूसरी इक्वेशन बनेगी v बराबर l प्लस 100, ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म भी था, है ना, अपॉन 100 अपॉन 25 सेकेंड, यहाँ 25 सेकेंड लगा, 100 मीटर प्लेटफॉर्म साथ में उसने क्रॉस किया। पहले तो ट्रेन की लंबाई l ही है ना, उसमें तो 15 सेकेंड ही लगाया, लेकिन प्लेटफॉर्म साथ में क्रॉस किया 100 मीटर, तो उसको कितना लगा, तो ट्रेन की लंबाई l है ही, प्लस 100 मीटर और प्लेटफॉर्म का कर लो तो उसमें 25 सेकंड लगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, या दोनों को इक्वल रख दो, तो l/15 बराबर l प्लस 100/25, ठीक है, तो 25 इधर जाएगा और 15 इधर जाएगा, तो 25l बराबर 15l माइनस 1500 प्लस 1500, तो 10l बराबर 1500, तो l बराबर 150, तो ट्रेन की लेंथ होगी 150 मीटर। आगे चलते 62, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ बुक हैविंग 366, एक पुस्तक के पृष्ठों को, एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की, क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या 366 है ना, 366 है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ बुक हैविंग 366, तो डिजिट कितने यूज करने हैं वो बताने पड़ेंगे आपको, कितने डिजिट यूज करेंगे, तो 1 से 9 की गिनती में कितने डिजिट आते हैं, 1 से 9 की गिनती में कितने डिजिट आते हैं 9 डिजिट आते हैं, फिर 10 से लगा के 99 की कितनी डिजिट आते हैं 180 डिजिट आते हैं, ठीक है, उसके बाद 100 से लगा के 366 में कितने डिजिट आते हैं 3 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 करके 801 डिजिट आते हैं, ठीक है। अब इन टोटल सम कर दो, इनको जोड़ दो, तो कितने डिजिट आ गए 990, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलो, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, बॉड मास फॉर्मूले से होगा, ढंग से लिख नहीं रखा है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं, द एरिया ऑफ व्हील इज, एक व्हील गोला होता है, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर हो गया 7546, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, तो उसका पैरामीटर निकालना है 2 पाई आर निकालना है, पाई आर स्क्वायर पता है अपन को 275 सेंटीमीटर है, अपन को 2 पाई आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ, पेरीमीटर और एरिया में क्या कोई रिलेशन होता है, आपने पढ़ा है कभी, पेरीमीटर और एरिया में कोई रिलेशन पढ़ा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो। 64, 1 revolution, the area of wheel is 7546 centimeter square, the distance covered by the wheel in 1 revolution is, पाई आर स्क्वायर दे रखा है 7546 और 2 पाई आर निकालना है, तो यहां से अपन को आर निकालना पड़ेगा, जितना भी आता है वो यहां पुट करना पड़ेगा। आर कैसे आएगा, आर आ जाएगा रूट में 7546 अपॉन पाई,
रूट में 7546 अपॉन पाई, और उसको अपन को यहाँ पुट करना पड़ेगा 2 इंटू पाई इंटू रूट में 7546 अपॉन पाई, यहाँ पुट करना पड़ेगा, इससे अपना पेरीमीटर आ जाएगा, आप कर लेना। इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इन द फिगर AOB is a straight line. If AOC plus BOD 73, AOC plus BOD ये और ये मिलके 73 है, ये X और Y मिलके 73 है। मेजर ऑफ COD कितना है, तो टोटल 180 होता है, 180 माइनस 73, सिंपल इज दैट। तो 107 डिग्री होगा ये, सीधी सी बात है। ये और ये 173 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो टोटल 180 होता है, तो 73 माइनस कर दो। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है इसकी, है ना। तो यहां से पॉइंट हटा दो और यहां से भी हटा दो, पॉइंट यहां आ गया। 3192,104 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहां 10 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे करेंगे तभी ऊपर पॉइंट हटेगा। 197810 इनको करना है डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है, ऊपर वाला 7 डिजिट का नंबर है, आपको डिवाइड करना है, इसको भी 7 डिजिट का बनाना है, तो एक जीरो और लगेगा, मतलब 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। उसके बाद में थोड़ा सा 19 है, 19 टू 38 हो जाता है, तो 10 का 20 नहीं करना है, तो हो सकता है कि 12-13 आंसर इसका आए। 67 नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 16। इसको डिवाइड ही करना है आपको, है ना बेटा, इसको डिवाइड करना है। और अप्रोक्सीमेट अगर मैं बताऊं 319 है बट्टे 20 है, क्योंकि 19.7 20 के करीब होता है और 319 होता है, तो 20 का डिवाइड दे दो, या 31 को आप 32 लिख दो, उसका हाफ कर दो, हाफ 16 होता है ना, बस ऐसा भी कर सकते हो। अ लेडी बॉट 8.5 kg of flour. She used 4 and 3/4 kg to bake some cake and pack the remaining into 5 equal packets. The weight of the flour in each packet is, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। आपको क्या करना है, 8 kg और 500 ग्राम फ्लोर लेना है, उसमें से माइनस कर देना है 4 kg और 3/4। 3/4 कितना होता है बेटा, वो आप निकाल लेना, ठीक है। 1 किलो का 3/4 कितना होता है, वो आप निकाल लेना, या दिमाग लगाओ कितना होता है, क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या करना चाहिए। सर इसको मिक्स्ड है ये, इसको सिंपल कर दो, ये भी कर सकते हैं, सिंपल कर देते हैं। देखो 2 इंटू 8 16 और 17/2 था, माइनस 4 4 जा 16 और 3 19/4 ले लिया, तो कितना आया, एलसीएम ले लो, 4 आएगा, 34 माइनस 19 कितना आएगा, 1 पे 20 आ रहा है और 14 और, तो 15/4 आ रहा है, इसके 5 टुकड़े और कर दो, इसके 15/4 के 5 इक्वल पार्ट्स और कर दो, तो वो हो जाएगा 15/20। तो 15/20 को अगर काटेंगे तो 3/4 kg, तो पर पैकेट में 3/4 kg आएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। द सम ऑफ कंपोजिट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर इज, इसमें से कंपोजिट नंबर आपको ढूंढने हैं और उनको सम करना है, तो 4 8 और 63 कंपोजिट नंबर है जिनका सम आता है 75। स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 3 फैक्टर्स, वो सबसे छोटा नंबर जिसके 3 फैक्टर है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 3 फैक्टर है वो है 4, 1 4 और एक 2, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। आगे चलिए, देयर आर ऑफ स्क्वायर ए इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 16 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर सी इज। अब यहाँ पे ये बताया गया है, कि ए का जो स्क्वायर है, ए है जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर ए इज 36 सेंटीमीटर, तो ये साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर तो 6 इसकी साइड है, ठीक है, इसकी 6 साइड है, ये 6 है इतनी, यहां से यहां तक 6 है। फिर क्या बोला हुआ है, पैरामीटर ऑफ बी ऑफ स्क्वायर बी इज 16, तो 4 इंटू साइड होता है, तो 16/4 कर दो, 4 इसकी साइड है तो ये है 4, तो ओवरऑल ये साइड है 10, तो अपन को अब स्क्वायर सी का निकालना है, तो सी 10 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 100, सीधी सी बात है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलिए,
एक कंटेनर हैज 4 लीटर एंड 650 ml ऑफ कर्ड। एक कंटेनर है जिसके अंदर 4 लीटर और 650 ml कर्ड है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 4 यानी 4000, 4 यानी 4000, 4650 ml है, उसको 25 ml की ग्लासों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 72 का। ठीक है, 186 ग्लासेस, 186 ग्लासेस भरेगी। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 10 टू 1/3 मल्टीप्लाई 3, इसको पूरा कर देना। 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, इसको पूरा कर देना। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे भी अधूरा है, कर लेना बेटा, अधूरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये पढ़ा पूरा, तो इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज अ वॉच लॉस 2.5 सेकंड इन एवरी 12 आवर्स। एक घंटा है जो हर 12 घंटों में 2.5 सेकंड पीछे चली जाती है। हाउ मेनी सेकंड विल इट लॉस इन दी होल मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं बेटा, है ना, ये अपन से पूछ रहा है कितनी घंटे पीछे जाएगी। अब अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में 30 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 24 इंटू 30, 24 इंटू 30 निकल के आता है 720 घंटे। अब ये हर 12 घंटों में बदल रही है, तो कितने टाइम बदलेगी, तो 720/12, 720/12 जब अपन करेंगे तो वो आ जाएगा अपने 60, हाँ 60। अब 60 में ये हर घंटे हर बार 2.5 सेकंड पीछे आ रही है, तो 60 बार में कितनी पीछे आ जाएगी, तो 60 इंटू 2.5 सेकंड, जैसे करेंगे तो 150 सेकंड पीछे आ जाएगी। 150 सेकंड, 150 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 60 120 यानी 2 मिनट और 30 सेकंड, 30 सेकंड को 1/2, तो 2 सही 1/2। हाउ मेनी 100,000 आर देयर इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख, और 100,000 होता है 1 लाख, 1 लाख, तो 10 1 लाख होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। चलिए, जनरल सेक्शन आ चुका है, तो फटाफट जनरल सेक्शन भी निपटा ही देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, है ना। जनरल सेक्शन भी फटाफट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड। भेड़ से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है शेयरिंग कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, शेयरिंग कहा जाता है। क्या करना जाता है, कतरनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कतरनी कहा जाता है। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी किससे मेजर की जा सकती है, हाइड्रोमीटर से मेजर की जाती है। किससे, हाइड्रोमीटर से मेजर की जाती है। किससे, हाइड्रोमीटर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट। किस पौधे में भोजन जड़ों में संग्रहित रहता है, किस पौधे में भोजन जड़ों में संग्रहित रहता है। हल्दी, ऑनियन, टर्निप और जिंजर। हल्दी, प्याज, सलजम और अदरक, तो सीधी सी बात है बेटा, सलजम में होता है। द मीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड मटन। किसके मीट को मटन कहते हैं, काऊ, गॉट, बफेलो पिग। गाय, बकरी, भैंस, सुअर, तो बकरे के, गॉट के, बकरी के मांस को मटन कहते हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अच्छे से काम करने के लिए कौन सा एसेंशियल होता है मिनरल, तो आयोडीन एसेंशियल होता है बेटा थायराइड ग्लैंड के लिए। हाउ मेनी पैरामीटर्स मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं बेटा। चलिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा। सिंधु घाटी है कि आर्य सभ्यता है कि वैदिक सभ्यता है, क्या मानते हो आप, तो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला चलते हैं, द ग्रांड ट्रंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। द ग्रांड ट्रंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, लॉर्ड बेंटिक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, शेरशाह सूरी ने, और जहांगीर ने, लॉर्ड बेंटिक ने। तो ये किया था शेरशाह सूरी ने, ये किया था शेरशाह सूरी ने। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ पर्सन टू बी गवर्नर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होती है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए? न्यूनतम आयु गवर्नर बनने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होती है? 35 साल होती है बेटा, 35 साल। द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय, डू और करो या मरो नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। डू और डाई का नारा किसका था? बताइए बेटा, डू और डाई। डू और डाई का नारा था, डू और डाई का नारा था महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी। द प्लेस वेयर शाहजहां बिल्ड दी मोती मस्जिद इज, वह जगह जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी, बताइए। आगरा में, हैदराबाद में, मैसूर में या शिमला में? आगरा में, हैदराबाद में, शिमला में या मैसूर में? तो आगरा में बनाई थी शाहजहां ने मोती मस्जिद। चलिए, द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? छत्तीसगढ़, मशीनराम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बताइए कौन सा है? 87 कौन सा है बताइए? वेटेस्ट प्लेस मिजोरम होना चाहिए, गलती है। मिजोरम होना चाहिए, गलती है। सलाइवा इज दी हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार स्टार्च के पाचक में, हमारे खाने में स्टार्च होता है बेटा, उसमें सहायक होता है। विच कॉज राम प्रसाद बिस्मिल रिलेटेड, राम प्रसाद बिस्मिल किस मामले से संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल किस मामले से संबंधित है? अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र, ककोरी कॉन्स्पिरेंसी ककोरी षड्यंत्र, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी कानपुर षड्यंत्र, या मेरठ कॉन्स्पिरेंसी मेरठ षड्यंत्र? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये है ककोरी कॉन्स्पिरेशन, ऑप्शन बी, ककोरी कॉन्स्पिरेशन, ऑप्शन बी। अगला चाहिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर ऑफ द मदर इंडिया बुक, निम्नलिखित में से मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए बेटा कौन है? 90 बताइए कौन है? हंस अनरुद्ध, कैथरीन मायो, रेसेल आरोन, बेन आरोनोविच। तो ये इसका बी, इसका राइट ऑप्शन है ना? बी इसका राइट ऑप्शन है, कैथरीन मायो। चलिए, मैलेट टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मैलेट टर्म, मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से या पोलो से? मैलेट टर्म किस से संबंधित है? तो मैलेट संबंधित है अपने पोलो से। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप, इनमें से किसने सबसे पहले हैट्रिक ली थी? चेतन शर्मा, हार्दिक पांड्या, एमडी शामी, जसप्रीत बुमराह। तो सबसे पहले हैट्रिक ली थी चेतन शर्मा ने। कैपिटल ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस की राजधानी क्या है? बारबाडोस की राजधानी क्या है? बारबाडोस की राजधानी एंड्रोला वेला, मनामा, ब्रिज टाउन, नसोइया। तो इसका आता है ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉडीज इन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने निकाय है? 2, 4, 6, 7। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने निकाय है? 2, 4, 6, 7। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 निकाय है। ओके बेटा, 6 निकाय है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रेम्बल इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की? किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो 95 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम, ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो भाई ये क्रिकेट से संबंधित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास नहीं होता है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ईरान से होकर नहीं गुजरती है बेटा, ईरान से होकर नहीं गुजरती है। मेटेलिक कॉइन फर्स्ट यूज इन इंडिया इन, मेटेलिक कॉइन सबसे पहले कहां यूज किया गया था? बिहार और ईस्टर्न यूपी में, साउदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में? तो बिहार और साउदर्न यूपी में। क्रायोलाइट इज मेनली फाउंड इन विच कंट्री, क्रायोलाइट मुख्य किस देश में पाया जाता है? क्रायोलाइट बताइए। कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड या नॉर्वे? कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड या नॉर्वे? तो ये ग्रीनलैंड में पाया जाता है। रिट्रीटिंग मॉनसून अकर ड्यूरिंग विच मंथ, मॉनसून की वापसी किस महीने में होती है? बताइए। मॉनसून अक्टूबर में आता है बेटा, अक्टूबर में मॉनसून आता है। आगे चलते हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज में मिसिंग टर्म बताओ, गिवन सीरीज में मिसिंग टर्म बताओ। ये बी है, यहाँ डी है, आपको ध्यान से देखना है। ये बी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ जेड है, यहाँ वाई है। वाई जेड एक पीछे आ गया,
एक पीछे आ गया, Z आगे है, B पीछे है, अब ये आगे एक आगे चला गया और B C D 2 आगे चला गया। अब यहां से H से 2 आगे जाना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V F G H, F G और H, F G H, F G और H। चलिए, यहां वाला वर्ड बताना है ना बेटा, यहां वाला वर्ड बताना है। वापस सुनिए, वापस सुनिए क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है। बी से बन रहा है डी, तो ए बी सी डी, तो बी में 2 जोड़ रहे हैं फर्स्ट लेटर में। ए से बन रहा है बी, तो ए बी, तो ए में प्लस जोड़ रहे हैं बीच में। और जेड से बन रहा है वाई, तो वाई जेड होता है, तो जेड में -1 कर रहे हैं। यहां भी वैसे ही करना है, तो आपको पहले वाली संख्या निकालनी है। डी में बी कैसे बन रहा है, तो -2 हो रहे हैं, है ना, तो एच के -2 कर दो। ए एफ जी एच, तो पहला होगा अक्षर एफ, तो यहां पे कहां एफ दिख रहा है आपको, इसी में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। अब देखो +1 हो रहा है क्या, यहां +1 हो रहा है, यहां से यहां +1 हो रहा है, तो यहां से यहां -1 हो रहा है, तो डी का -1 सी आ रहा है, तो देखो सी भी आ रहा है, तो ये राइट आंसर है। हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, आप गिन लेना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के करीब रेक्टेंगल है बेटा, 10 के करीब रेक्टेंगल है। सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें जो इनसे बिल्कुल अलग है। फूड, प्लेट, कप, स्पून, फूड, प्लेट, कप, स्पून, प्लेट खाना खाने में, कप खाना खाने में, स्पून खाना खाने में। ए लग रहा है, क्या होगा, फूड। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, रिलेटेड नंबर बताइए। 33 और 99 है, मल्टीप्लाई किया है 3 से। 33 और 99 है, मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो हम 111 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका आंसर होगा बी। आगे चलिए, अभिषेक इज शॉर्टर देन पीयूष बट टॉलर देन दीपक, अभिषेक जो है वो पीयूष से तो छोटा है, बट ये अभिषेक चला गया, ये अभिषेक है ना। शॉर्टर देन पीयूष मतलब पीयूष अभिषेक से लंबा है, बट टॉलर देन दीपक मतलब दीपक सबसे छोटा है। विशाल इज शॉर्टर देन पीयूष, अब एक विशाल और आया है जो पीयूष से छोटा है, बट टॉलर देन अभिषेक, तो विशाल यहां आ रहा है बीच में कहीं। देन अभिषेक, हु इज पीयूष बट टॉलर देन अभिषेक, हु इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन है, पीयूष सबसे टॉलेस्ट है ना, पीयूष सबसे टॉलेस्ट है। पीयूष के बाद विशाल, विशाल के बाद अभिषेक, अभिषेक के बाद दीपक। चलिए, फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, अब इसमें से ऑड फिगर बताने हैं कि अलग क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम आकृति ज्ञात कीजिए। देख के बताइए बेटा, विषम आकृति कौन सी है, विषम आकृति कौन सी है, विषम आकृति कौन सी है, आपको कौन सी आकृति एकदम अलग लग रही है। देखो तीनों में गोले हैं और इस प्रकार से हो रहा है, आगे चल रहा है, इसमें ये है बॉक्स है, तो विषम आकृति है डी, डी। अद्या वॉक्स 500 सेंटीमीटर नॉर्थ, कोई अद्या एक लड़की है जो 500 सेंटीमीटर नॉर्थ में जा रही है, लेफ्ट में 250 जा रही है। इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजीशन, इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल, अब वो किस पोजीशन में है, तो वो इस पोजीशन में है, ये पोजीशन कौन सी कहलाती है बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में वो अभी आ रही है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में वो भी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये होता है नॉर्थ कॉपी का, ये साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ओके, यहां है तो नॉर्थ वेस्ट में है। सेलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन फिगर, निम्नलिखित आकृति का जल चित्र चुने। पानी में कैसी इमेज बनेगी ये पूछा है, पानी में कैसी इमेज बनेगी, 108 क्वेश्चन है। देखो पानी में कैसी इमेज बनेगी इसकी, पानी में
वाटर में ऐसी या ऐसी, तो सेम ऐसी ही इमेज बनेगी, बी, है ना, ये सही आंसर है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज का मिसिंग नंबर कौन सा है? 2, 2, 4, 12, 48, मिसिंग नंबर बताइए। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर बताइए। इस 2 में 1 मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, फिर इस 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इस 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इस 12 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इस 48 में 5 की मल्टीप्लाई करो, इस 48 में किसकी मल्टीप्लाई करो? 5 की, तो 240 आएगा। 240 आंसर सही है। कंप्लीट द मिसिंग फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अब मिसिंग फिगर बताना है। ये दोनों ऊपर से इस तरफ है तो दोनों नीचे से इस तरफ होने चाहिए, तो इसका बी आंसर है। बी मिसिंग फिगर कौन सा है यहाँ पे? बी। विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, अब कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क को हटा सकता है? 4, 12, 28, 60 और 124, बताइए बेटा। 111 नंबर क्वेश्चन है, 4, 12, 28, कौन सा नंबर हटा देगा? देखो नंबर बढ़ना चाहिए, 124 से तो बड़ा होगा नो डाउट, और इवन होगा नो डाउट, है ना, इवन होगा। 4 को गुणा किया 12 से तो 4 3 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 मल्टीप्लाई 4, 2 किया 8 आया, इसमें 4 और जोड़ दिया 12 हो गया। 12 गुणा 4 किया, 2 किया, उसमें 4 जोड़ दिया 28 आ गया। 28 गुणा 2 किया 56 आया, उसमें 4 जोड़ दिया। अच्छा, डबल करके 4 जोड़ना है, तो 124 का डबल कितना होता है? 124 का 12 दूनी 24, 2 4 8 होता है, 2 4 8 में 4 जोड़ दो, 2 4 8 में 4 जोड़ेंगे तो 252, राइट आंसर है इसका। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन, बस स्कूटर, बस और स्कूटर दोनों चलने में काम आते हैं, तो पेन और दोनों ही चलते हैं। पेन लिखने में काम आता है, स्टडी करने में काम आता है। बताइए, पेन, फ्रूट, स्टडी, इरेजर और नन ऑफ दिस। 112 फूड, स्टडी, इरेजर, तो पेन और इरेजर साथ में काम करते हैं, है ना। इफ रीजन इज कोडेड एज इर्सेनो, अब इसने क्या किया? देखो क्या किया है, आर को पीछे ले गया है, कन्वर्ज कर दिया है, आर को पीछे, ई को आगे, है ना, ओ को पीछे, एन को आगे, दोनों को कर दिया है, और ए एस को क्या कर दिया है? एस को पीछे, ए को आगे, पलट दिया है दोनों नंबर को। तो फ्रूट को क्या होगा? ये आगे पीछे, आर आगे एफ पीछे, तो आर आगे एफ पीछे, पहला ही ऑप्शन कर दो सीधा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इट वॉज मंडे ऑन डे बिफोर येस्टरडे, इट वॉज मंडे ऑन डे बिफोर येस्टरडे, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, है ना। परसों सोमवार था, परसों क्या था? सोमवार, तो परसों सोमवार होगा, तो परसों क्या होगा, ये पूछना चाहिए। हिंदी मीडियम में सही नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन है, ठीक है। परसों सोमवार था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो परसों क्या होगा? फ्राइडे होगा बेटा, फ्राइडे होगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ साइन, 30, 20, 4, 14 बराबर 21, तो प्लस माइनस कैसे करेंगे कि 21 आ जाए? बोलो। देखिए बात ऐसी है कि हमें ज्यादा बड़ा नंबर बनाना नहीं है, तो मल्टीप्लाई का कम से कम यूज लेना है, ज्यादा यूज लेना है प्लस और माइनस का, जिसमें से माइनस भी हमें ज्यादा बड़ी संख्या को प्लस में रखना है और छोटी संख्याओं को माइनस में रखना है। तो बताइए अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? 115वां क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अगर यहां पे इन दोनों को जोड़ दूं, है ना, तो 50 आ जाएगा। 50 और 50 में से 18 माइनस कर दूं, 50 में से 18 नहीं, फिर तो नहीं होगा। अगर मैं यहां प्लस प्लस माइनस कर दूं तो भी नहीं होगा। तीस है, 30 में मैंने 14 जोड़ दिए तो 34 हो गया। एक तो इसमें ऑप्शन ही पूरे नहीं दे रखे ना, 3 ही दे रखे हैं। तो बताओ बताओ बेटा क्या होना चाहिए? आप एक बार दिमाग लगाओ, क्या पता आप कर लो।
सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ साइन, चिन्हों का उपयुक्त सेट चुने। चुनिए बेटा, पहले क्या फिर क्या। क्या होना चाहिए? ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलती है बेटा, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऑप्शन में गलती है, ये ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। आरव इज रजत सन। अब ये देखो, ये कैसे सन और बेटे वाले क्वेश्चन आ गए हैं। रजत है, उसका सन है आरव, ठीक है। रजत एंड नितिन आर ब्रदर्स। अब रजत का भाई है नितिन, बराबर है इसके। हाउ नितिन रिलेटेड टू आरव, नितिन क्या होगा, तो चाचा हो गया ना, पिताजी के साइड का अंकल हो गया ना, पैटर्नल अंकल हो गया ना, तो इसका है पैटर्नल अंकल। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इंडिकेट हाउ द पेपर विल अपीयर व्हेन ओपन। उत्तर आकृति चुने जो यह बताए कि खुलने पर पेपर कैसा दिखाई देगा। खुलने पर पेपर कैसा दिखाई देगा, खुलने पर पेपर कैसा दिखाई देगा। ये पेपर है, इसको 4 भागों में बांटा, ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, 4 डब्बे होंगे, एक एक डब्बा होगा, कोने कोने में डब्बे होंगे, क्या होगा बोलो। इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा, फिर इसको, ये देखो ये इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से होगा डी। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मिरर इमेज दीजिए, मिरर इमेज दीजिए, 118 मिरर इमेज दीजिए। ऐसी बनेगी सेम, ऐसी उल्टी बनेगी, मिरर इमेज में थोड़ा उल्टा बनती है, ये मिरर इमेज है यहाँ पे, तो ये पहले आएगा फिर ऐसा आएगा, है ना, ये मिरर इमेज है, तो बी। इफ रॉक इज कोडेड एज SQFO, ये आर है, ठीक है। अब आर को ये यहां से हटा ही दिया, तो आर से क्या बना दिया इन्होंने, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, तो आर में +1 कर दिया, SOPQ, क्यू में +2 कर दिया, ABCDEF इसमें +3 कर दिया, KLMNO इसमें +4 कर दिया। वाह रे वाह, तो L में +1 कर दो, ABCDEFGHIJKLMM, M आएगा आगे, A में 2 जोड़ दो, BC, अरे MCW1, यही होगा। ऑड नंबर पेयर, ऑड नंबर, सेलेक्ट दी ऑड नंबर पेयर, विषम संख्या युग्म का चयन करें, ऑड नंबर पेयर का चयन करें, जल्दी करें। ऑड नंबर पेयर कौन सा है इसके अंदर बताइए, आप पे छोड़ा मैंने ये क्वेश्चन। ऑड नंबर पेयर यहाँ पे कौन सा है बताइए, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग दी गिवन क्लासेस। उस आरेख को पहचानो जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को रिलेशनशिप अमॉन्ग सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। चलो बताइए कौन दर्शाएगा सबसे बेहतर ढंग से। पेन और पेंसिल दोनों स्टेशनरी आइटम है, आपको पता है, लेकिन एक दूसरे से अलग है, तो स्टेशनरी के अंदर आएगा पेन अलग और पेंसिल अलग, तो इसका ऑप्शन होगा ए। बर्ड इज द नेस्ट इन द सेम वे एज मैन इज टू, बर्ड इज टू नेस्ट। अब नेस्ट बर्ड के लिए कुछ है, तो मैन के लिए क्या है, शॉप, ऑफिस, होम या स्कूल। शॉप, ऑफिस, होम या स्कूल, सीधी सी बात है होम, घर। नेस्ट बर्ड का घर होता है, तो हमारा भी घर है, हमारा होम। आकाश इज अ 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। देखिए सुमित था, उसकी 7 रैंक ऊपर था आकाश। इन द क्लास ऑफ 39, टोटल 39 बच्चे थे, ठीक है। इफ सुमित रैंक इज 17, सुमित 17 रैंक पे था, मतलब सुमित से नीचे 16 जने और थे। फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द आकाश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो 16 + 7 कर दो, 16 प्लस क्या कर दो, 7 कर दो, क्योंकि 7 रैंक ऊपर था, तो 16 + 7 कर दो, 4 और 3 23, 23rd रैंक पे था आकाश, 23rd रैंक पे था। अगला करते हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। वह प्रश्न आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो।
चेक करिए 124 124 बताइए, प्रश्न आकृति छिपी हो। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच, वह उत्तर आकृति चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो। ये है प्रश्न आकृति, ये ना आए, ये छिपी हो, ये ना आए। इसमें ये लाइन आ रही है ना, इसमें ये वाली लाइन आ रही है। चलिए, तो सबसे ज्यादा छुपी है ए में, ए में बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रहा, ए में छुपी है सबसे ज्यादा। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। देखो टीएच सब में सेम है, तो ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब इनमें सबसे पहले वो आएगा जिसमें ए है, तो ये 1 नंबर पे आएगा। अब जिसमें बी है, नहीं, ए बी सी डी ई, तो ये 2 नंबर पे आएगा। ई एफ जी एच आई, आई में ये दोनों 3 नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन इनमें पहले कौन आएगा। आई में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू आर, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो तीसरे पे आएगा ये, चौथे पे आएगा ये, और पांचवे पे आएगा ये। तो पहले पे आएगा चौथा, दूसरे पे आएगा पहला, तीसरे पे आएगा तीसरा, और चौथे पे आएगा दूसरा। तो डी ऑप्शन राइट है। तो ये आपका पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा, होप आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा। मैक्सिमम ट्राई यही करें कि आप ही इसी पेपर को सॉल्व करें, इन सारे पेपर को सॉल्यूशन निकालें। हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करें, बात करें और भेजें, आप कमेंट्स लिखें। थैंक यू सो मच पेपर के लिए, और आगे अपन ऐसे ही पेपर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।